लोग कैंसर को अभी भी इतनी बड़ी परेशानी मानते हैं या कर्ज मानते हैं। आई एम श्योर जब ये बीमारी हुई है तो आप फिजिकली मेंटली टूट चुके हो। आगे की मेरी लाइफ में ईश्वर ने मेरे लिए कुछ लिखा है तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी। सबसे पहले आपके बॉडी ने क्या संकेत दिए थे? लंप है जो वो छोटा था वो बड़ा छोटा बड़ा छोटे होते थे, 1 साल में इतना बड़ा हो गया। और किसी को बताए बिना 22 दिन इस चीज़ को अपने अंदर रखना बहुत बड़ी बात होती है। सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे तो लगता है जितना पेशेंट को है उससे ज़्यादा उसकी फैमिली को होती है। आपकी लाइफ में आपकी उस जर्नी का सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट जो घटना थी? मैंने बहुत डिफरेंट फेस ऑफ कैंसर देखा है जो लाइफ का, जो है ना कि ये भी लाइफ होती है। लोग आपको छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोच के कि कहीं इसको पैसे की ज़रूरत ना पड़ जाए। मेरी भाभी ने मुझे क्या बोला था, दीदी अगर आपकी जगह मैं होती ना तो मैं तो कभी सर्जरी नहीं कराती, मैं तो मर जाती। हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं हेल्थ की बात ओनली माय हेल्थ के साथ। कैंसर ये एक ऐसा शब्द है जो जब तक किसी और को होता है तो हमें लगता है कि सिर्फ ये एक शब्द है, लेकिन ये कहीं अगर आपको हो जाए या आपके परिवार में किसी को हो जाए तो शायद आपकी दुनिया जो है वो चेंज हो जाती है। आज मैं 2 ऐसी योद्धाओं से मिलने वाला हूँ जिन्होंने कैंसर को ना सिर्फ सरवाइव किया, मुंह तोड़ उनका मुकाबला किया, बल्कि उनको डिफीट करके आज हमारे सामने सोसाइटी के लिए वो एक मिसाल बन चुकी हैं। उनसे मैं जानूंगा कि किस तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, उनके रिलेशंस कैसे चेंज हुए और किस तरीके से उन्होंने इन सब को पार करते हुए आज एक सोसाइटी के सामने मिसाल बनकर वो हमें प्रेरणा देने आई हैं। आंचल, रजनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओनली माय हेल्थ के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि हर किसी की जो बॉडी है ना वो कुछ सिम्टम्स या कुछ संकेत देती है कि कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपके बॉडी ने क्या संकेत दिए थे, क्या साइंस दिए थे कि आपको लगा कि नहीं, कुछ हमें अब डायग्नोसिस करवाने चाहिए? मेरे साथ तो क्या हुआ था कि 2016 में एक्चुअली मेरी ब्रेस्ट में एक छोटा सा लंप था जिसका साइज़ था पीनट साइज़ का होगा। और समहाउ बिकॉज हेवी ब्रेस्ट की वजह से सेल्फ एग्जामिनेशन कुछ ना कुछ करते रहते थे तो उसकी वजह से पता चल गया। बट नॉर्मली लोग हमारे यहाँ पे सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे उसकी वजह से पहले पता चला था। लेकिन उसके बाद भी जो थी इन्फॉर्मेशन उस पर पूरी नहीं थी, तो मैं किसी डॉक्टर के पास गई। उन्होंने बोला 40 में कैंसर नहीं हो सकता ब्रेस्ट, वो भी आपको 40 से पहले, सॉरी मैं 32 साल की थी। तो किसी और डॉक्टर को रीच आउट करा फ़ोन पे, उन्होंने भी यही बोला कि नहीं 40 से पहले ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप जाके होम्योपैथी डॉक्टर से मिल लीजिए। वहाँ गई तो लोगों ने बोला कि आप भगवान के पास आ गए। अब ये नहीं पता था कि उन्होंने भगवान के पास पहुँचाने की वो तैयारी कर ली है मेरी। तो उन्होंने वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसी टाइम पे मुझे कैंसर का नहीं पता चला। उन्होंने पूरा 1 साल लिया मेरा, 1 साल के अंदर पूरा मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा, जो भी वो दवाइयाँ दी। और मेरी बॉडी में ना चेंजेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, वेट लूज़ हो रहा था, कलर डार्क होने लगा, ब्रेस्ट श्रिंक होने लगी अंदर की तरफ, वेट गेन होने लगा। फिर उसके बाद लंप है जो वो छोटा था वो बड़ा छोटे होते थे, 1 साल में इतना बड़ा हो गया। तब मैंने डॉक्टर को बोला कि आपको अभी भी लगता है कि ये कैंसर नहीं है? तो उन्होंने बहुत सिंपल वे में बोला, बेटा अब आपको जाके चेक करा लेना चाहिए। 1 साल में जो कैंसर इनिशियल स्टेज पे चेक हो सकता था, बहुत स्टार्टिंग उस कैंसर को उन्होंने 3rd स्टेज पे पहुंचा दिया, जो मुझे एग्जैक्ट आफ्टर 1 ईयर 2017 में जनवरी में डायग्नोज हुआ। तो इस तरीके से पता लगा। लेकिन ये है कि जब पता लगा तो उस टाइम पे इतना डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि कैंसर जो है ना वो मेरी ज़िंदगी का जर्नी का पूरा मतलब एक वो नहीं है, पूरी किताब नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनसे मैं बाहर आई हूँ। तो कैंसर आप कह सकते हैं कि उनमें से एक चैप्टर था जी। तो उस टाइम पे जब पता लगा तो ऐसा हो गया था बिल्कुल कि मैं क्यों, मतलब एक इंसान कितना ही इस चीज़ कितनी ही बार लड़ेगा लाइफ से, है ना। तो मैं रोई और इतना रोई कि डॉक्टर जो मुझे आगे बोल रहे थे मैं सुन नहीं पाई क्या बोल रहे हैं कैंसर वर्ड के बाद में। तो ये पहला डायग्नोस था जी। और रजनी जी, अगर मैं आपकी बात करूँ, मैं 2022 में मुझे जब पता चला इसका, उससे पहले मुझे 2 बार अपने इसमें चेक्स के अंदर छोटा सा एक जैसे छाला हो जाता है, नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि पेट की गर्मी से ठीक हो जाएगा। 2 बार हुआ, ठीक हो गया। 3rd टाइम मुझे जॉ में एक छोटा सा ऐसे ही बना। अब मुझे लगा हो जाएगा ठीक, जैसे 2 बार हुआ है, तीसरी बार भी ऐसे ही हो जाएगा। अब 2-3 महीने लगे मुझे। फिर मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने कहा कि आप एक बार टेस्ट करा लो।
तो मैंने सोचा पहले होम्योपैथी की, और हमारे होते हैं ना कि हम पहले ये सब ट्राई कर लेते हैं। मैंने होम्योपैथी की मेडिसिन वगैरह ली, तो फिर साथ साथ मैंने हीलिंग होती है ना, रेकी आपने सुना होगा, मैंने हीलिंग कराई। उनके यहाँ मैंने टेस्ट भी कराया। इवन उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर के हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नीचे की हम हीलिंग देते हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। 1 महीने के अंदर उसमें इतनी, मतलब जब मेरा ये पूरा स्वेलिंग आ गई, तो हस्बैंड भी कहने लगे, बेटा कहने लगा एक बार दिखाते, डॉक्टर को दिखा देते हैं क्या कहते हैं। तो मैं जैसे ENT के पास गई, उन्होंने कहा कि आप बायोप्सी कराओ, और तुरंत ही उन्होंने उसी दिन इतने अच्छे, मतलब मैं कहूँगी कोई डॉक्टर हमें मिल जाते हैं, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिलाई, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने मेरा टेस्ट कराया। शाम तक मेरी रिपोर्ट आ गई और उन्होंने मुझे डायग्नोज कर दिया। जो दूसरा प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका आई थिंक आपने पहले भी आंसर दिया कि जब डायग्नोसिस के बाद में पता चला कि ये आपको कैंसर डिटेक्ट है, तो ये जो वर्ड होता है ना, ये लोगों की दुनिया हिला देता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो, जिनके कहना ईजी होता है, लेकिन जब ये बात अपने आप पे बीतती है या अपने परिवार में किसी सदस्य के ऊपर बीतती है, तो ये एक अलग ही सिनेरियो होता है। तो आपको जब पता चला तो ये आपका रिएक्शन क्या था, क्या हुआ था आपके साथ? मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और जो भी कुछ हुआ मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। मैं ये मान रही हूँ कि शायद या तो मेरी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, या मैं इतने फेस देख चुकी थी लाइफ में, मैंने काफ़ी कुछ मतलब झेला था, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ होने वाला है। इवन सब रोते थे, सब आके ना ऐसे फेस लटका के बैठ जाते थे। मैं कभी किसी के सामने ना रोई, ना मैं अकेले में रोई। बस उल्टा मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, अरे क्या हो गया, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं ठीक होके आ जाऊँगी। इवन बस मुझे लगता था कि अगर आगे की मेरी लाइफ में ईश्वर ने मेरे लिए कुछ लिखा है तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और बस और सर्जरी के लिए जाने से पहले मैंने भगवान से एक बार प्रेयर की थी कि अगर मेरे बेटे को ज़रूरत है मेरी, और लाइफ में आगे मेरी लाइफ है और मुझे कुछ करना है, मेरा कोई रास्ता है, तो प्लीज़ आप मुझे ठीक करके वापस लेके आना, और मैं अपने बेटे के सारे काम करके तब इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। तो बस मेरी ये लास्ट प्रेयर थी, बाकी मुझे कभी रोना नहीं आया। इवन जब लोग आके बैठते थे मेरे सामने और वो ऐसे मतलब दिखाते थे कि मुझे कैंसर है, और मुझे लगता था कि इससे बेटर है कि मैं अकेले रहूं और कोई आके मुझसे ना मिले। बट मैंने देखा है कि अगर हम खुद कमज़ोर हो जाते हैं तो फैमिली वाले और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। हमें तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर हम जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फैमिली को भी उससे सपोर्ट मिलता है। मेरा बेटा कभी मेरे सामने नहीं रोया, और मैं कहूँगी कि मेरे कैंसर ने उसे इतना मैच्योर कर दिया। और बचपन, वो कहते हैं ना कि इवन ये नहीं कि वो बहुत छोटा था, बट एक बहुत मैच्योरिटी आ जाती है, और लोग कहते हैं कि हमारी बेटियां हमारा ध्यान रखती हैं, और मेरे लिए तो मेरे बेटे ने ऐसे ध्यान रखा है जैसे कि कोई बेटी भी नहीं रख सकती। वो इवन मेरी माँ की तरह उसने मुझे एक एक चीज़ का ऐसे ध्यान रखता था कि अभी भी कहता है आप ये खाओ, आप ये ध्यान रखो। मैं कहती हूँ बेटा मैं अपना ध्यान रख लूँगी, आप अपना ध्यान रखो। और सपोर्ट की ज़रूरत मुझे तो लगता है जितना पेशेंट को है उससे ज़्यादा उसकी फैमिली को होती है। करेक्ट। और आने वाले भी जो होते हैं ना, उन्हें इवन ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि आप बिल्कुल ही जाने वाले हो, या अब आपको कैंसर हो गया है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कमरे में बंद होके रहना चाहिए। तो मैं तो मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद से स्ट्रॉन्ग अपनी विल पावर से, और फैमिली तो देखो इस टाइम पे सभी की सपोर्ट करती है, मैं नहीं मानती कि नहीं करती फैमिली सपोर्ट। नहीं, 1-2 फैमिलियाँ हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को अबेंडन कर दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया कैंसर के बाद। जी, अगर मैं इसी में आपके बारे में बात करूं कि जैसा इन्होंने कहा कि आपके परिवार ने बहुत आपका साथ दिया, क्योंकि केयर गिवर्स जो होती हैं उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आपने जब मुझे अब बता रहे थे इनसे पहले कि जब आपको 1 साल बाद डायग्नोस हुआ, जब स्टेज 3 पे आपका कैंसर पहुंचा था और आप रोए थे, तो मैं चाहता हूं कि आप वहां से अपनी जो स्टोरी है उसको मुझे दोबारा कंटिन्यू करें कि आई एम श्योर बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा, बट आपका जो तब किस तरीके से आपने कोप अप किया, क्या आपके रिएक्शंस थे, वो प्लीज़ बताइए। मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया था क्योंकि मेरे छोटे भाई के घर में शादी थी, और मैं ये न्यूज़ ब्रेक नहीं करना चाहती थी, किसी को नहीं बताना चाहती थी, ताकि वो सारा माहौल ख़राब ना हो जाए खुशियों का। तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था कि
और पहले, इससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैं डायग्नोज हुई थी और मुझे डॉक्टर ने ये क्लियर किया था कि आपको कैंसर है, आप गांव से हो या कहाँ से हो आपको नहीं पता है, तो उस टाइम पे जो लंप था, जो मैंने बोला पीनट का साइज़ का था, वो इतना बड़ा हो चुका था बाय दैट टाइम, यहाँ से यहाँ तक मिडिल ब्रेस्ट तक आ गया था। तो जब डॉक्टर ने बोला आपको 200% कैंसर है, तो उसके बाद जैसे होता है ना, बिल्कुल सब ब्लैंक हो गया, दो लोग सामने आपके बातें कर रहे हैं लेकिन आपके कानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, ऐसी सिचुएशन थी। और उसके बाद में डॉक्टर ने जैसे मेरा शोल्डर हिला के मुझे बोला आप सुन रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ा शौक था। एंड ऐसा लगा कि पता नहीं दुनिया आपके ना एक सेकंड में पूरी ख़त्म हो गई। तो ये इमोशन, आई थिंक ये बीमारी ऐसी है, ये कैंसर जो है वो आपसे बहुत कुछ ले जाता है। तो उसके बाद जब भाई की शादी थी, भाई को बताया, मतलब बताने से पहले मैं सुबह पेट स्कैन कराने जाती, बायोप्सी कराने जाती, सारे टेस्ट कराने जाती, और शाम को जब वापस आती थी तो एवरी डे मेरे को घर में पार्टिसिपेट करना होता, संगीत में, डांस में, सारी चीज़ों में। और किसी को बताए बिना 22 दिन इस चीज़ को अपने अंदर रखना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अपने हेयर कट करा लिए ताकि किसी को पता ना चले कि मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया है। तो वो 22 दिन ऐसे हो जाते हैं जैसे 22 साल की जर्नी हो गई है, और कब ख़त्म होगा, कब सारी चीज़ें होंगी। और कभी कभी होता है ना, जब आपको पता है अंदर से आप, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट मोमेंट मेरी लाइफ में कौन सा आने वाला है, मैं सर्वाइव करूँगी, मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा, मैं अफोर्ड कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, कौन मेरे साथ होगा, कौन कैसे मुझे लेगा। मेरी लाइफ में वो 22 दिन बिल्कुल ब्लैंक थे एक्चुअली। तो वो इतना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था कि यार मैं कैसे बताऊँ, कैसे इन लोगों को समझाऊँ, मैं गो थ्रू कर रही हूँ। और उस टाइम पे हंसना, डांस करना, हल्दी के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, आप सोच ही सकते हैं कि इंसान अंदर से मरा हुआ है और बाहर से इतना खुश है। तो वो जब हुआ, उसके बाद में 22 दिन के बाद भाई की शादी हुई। शादी के बाद मैं स्ट्रेट डॉक्टर के पास गई और मैंने अपनी पहली सर्जरी कराई, जहाँ पे उन्होंने मुझे कीमोपॉट लगाया, और सर्जरी करा के मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने घर वालों को बताया कि मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया है, और जिसकी मुझे डर था वही हुआ एक्चुअली। सब लोग रोने लगे, सब लोग वही जो बिलीव होता है, कैंसर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों के साथ आता है। तो फैमिली क्या जो गो थ्रू कर रहा है वो क्या, सब लोगों का पहला जो पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है कि अब इंसान जाने वाला है। सही बात है। आपके तो इनफैक्ट काफ़ी जो है ड्रामेटिक कहानी रही गई है। और आई थिंक ये जब बीमारी होती है कैंसर, तो इसके साथ साथ में जो आपके डेली लाइफ है, आपका करियर, आपकी जॉब, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब गड़बड़ाते हैं अपार्ट फ्रॉम योर फिज़िकल हेल्थ। तो आपके केस में ये कैसे हुआ, आपने कैसे मैनेज किया रजनी जी, मुझे वो बताइए आप। इसमें कैरियर तो मुझे लगता है मेरा इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ, बट मेरे बेटे का बहुत डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि उसका पूरा फोकस सब कुछ छोड़ के ये आ गया कि बस मम्मी का ध्यान रखना है पूरी तरह से। और रिलेशंस में मुझे लग रहा है मेरे रिलेशंस तो अपने भाइयों के साथ, बहन के साथ और ज़्यादा अच्छे हो गए। उन्होंने इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, हर वक्त एक होता है ना, उन्होंने मुझे बिलीव दिलाया कि अरे तू तो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तू तो सब कुछ कर सकती है और तू तो निकाल जाएगी इस फेस को। मेरी सिस्टर, उसने डेली आना, ध्यान रखना, और बेटा मेरा वो, मतलब मैं कहूँगी कि फैमिली अगर सपोर्ट देती है और साथ में है तो आपकी विल पावर से और स्ट्रेंथ से आप निकल सकते हो। बाकी तो देखिए अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं है, होता तो ईश्वर के हाथ में ही है। बट ये है कि हम जितना अपनी तरफ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं तो वो हमें एक कहते हैं ना पॉजिटिविटी से अंदर ही हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो चेंज आता है और उससे ना हमें आगे लड़ने में भी हेल्प मिलती है। तो मैं तो कहूँगी इससे मेरे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गए, मेरे भाइयों का, बहनों का, इनका सबका और ज़्यादा मेरी तरफ। बट हाँ, बस मुझे तो एक चीज़ बहुत ख़राब लगती है कि कैंसर के नाम से ना लोग जो रिएक्शन देते हैं वो थोड़ा सा लगता है कि अगर मेरे फेस पे ना होता तो मैं शायद किसी को बताती भी नहीं कि मुझे कैंसर है। मैं पार्टिसिपेट हर जगह करती, बट हाँ अपनी तरफ से मैं किसी को नहीं बताती। आपने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत बार ये होता है कि लोग सांत्वना देते हैं लेकिन वो इतना ओवर कर देते हैं कि आपको लगता है कि इससे तो अच्छा मैं ना बता के आराम से उसको जी करती। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी रिलेशंस में, करियर में, लाइफ में किस तरीके से चेंजेस इस वजह से हुए? लाइफ में बहुत चेंज आया क्योंकि मैंने काम छोड़ा नहीं, मुझे काम करना पड़ गया ट्रीटमेंट अफोर्ड करने के लिए। तो मेरी कैंसर की जर्नी में मैंने बहुत काम किया है। मैंने
एक जगह ऐसी थी एक टाइम पे कि कुछ महीने मैंने स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को ये बोला था कि जब वो कीमो पॉट लगा रहे थे कि आप मुझे कैनवा के थ्रू मत दीजिएगा कीमो, क्योंकि स्वेलिंग होती है, फिर डिस्कम्फर्ट होता है, पहले एक हाथ से करो, फिर दूसरे से अगर नहीं मिल रही है ना, फिर पैर पे चले जाते हैं, तो बेसिकली पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है। तो मैंने उनको बोला मुझे ऐसा अल्टरनेटिव बताइए जिसमें मैं काम कर पाऊँ। तो तब उन्होंने मुझे बोला चल आप कॉलर बोन पे एक वो कीमो पॉट लगवा लीजिए, 1.5-2 घंटे की सर्जरी है और उसके बाद आप काम कर पाएंगे। तो मैं 12-12, 15-15 घंटे कैंसर से जूझते हुए मैंने काम करा है, वो भी खड़े होके, क्योंकि मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। दे यूज्ड टू पे मी 70,000 रुपये सैलरी मिलती थी, जिसमें मुझे सिर्फ मेरा नहीं, उस टाइम पे भी मुझे अपने घर वालों का भी टेक केयर करना था। तो मेरे लिए जो जर्नी थी वो और ज़्यादा टफ हो गई। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैंसर से नहीं तो फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने से ज़रूर मैं मर जाती। तो मेरा काम करना शायद इसलिए बहुत ज़रूरी था। रिलेशंस की बात करूँ तो मेरी लाइफ में कुछ ऑपोजिट ही हुआ। मेरे जो जितने सो कॉल्ड फ्रेंड थे, मेरे जो फैमिलीज़ थी, उन्होंने मुझे कम्प्लीटली अबेंडन कर दिया बिल्कुल, कि मैं एक ने मेरे अपने ही घर में मेरी एंट्री बंद कर दी कि इसकी लाइफ में तो बहुत कुछ होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये कर्स है कैंसर, तो ऐसा करके। और मैं हैरान, क्योंकि मैं उनकी सबसे ज़्यादा मदद करती थी उस बीच में। और एक फ्रेंड ने बिल्कुल मेरे साथ लिटरली ऐसा हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाल दिया लोगों ने, बात करनी बंद कर दी। तो मैंने बहुत डिफरेंट फेस ऑफ कैंसर देखा है, जो लाइफ का जो है ना, कि ये भी लाइफ होती है। लोग आपको छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोच के कि कहीं इसको पैसे की ज़रूरत ना पड़ जाए। ट्रू। इन दोनों चीज़ों से जो आपने बताई और आपने बताया, आई थिंक एक चीज़ जो मैं और सारे जो व्यूवर्स हैं वो भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि अपने खुद की जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है वो चाहिए होती है। भले आपके केस में जिस तरीके से आपके फैमिली ने, रिलेटिव्स ने आपका साथ दिया, आपके केस में उल्टा हुआ कि लोगों ने आपका साथ छोड़ा, तो आपने इस कठिन स्थिति में अपनी मेंटल पावर को या मेंटल स्ट्रेंथ को किस तरीके से बरकरार रखा? बिकॉज़ ये आपके लिए स्पेशली मैं आपसे पहले पूछूंगा कि ये वो स्टेट था जहाँ पर एक तो आप 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहे हो, आपको आई एम श्योर जब ये बीमारी हुई है तो आप फिज़िकली मेंटली टूट चुके हो, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया जब आपको सबसे ज़्यादा केयर गिवर्स की ज़रूरत होती है। तो किस तरीके से आपने अपने आप को बटोर के रखा, समेट के रखा और आगे बढ़ते रहे? आप प्लीज़ मुझे वो बताइए। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी जब ये सारी सिचुएशंस आई और जब लोगों ने छोड़ा और दूसरी तरफ काम करने की ज़रूरत पड़ी, तो सबसे ज़्यादा जो सेटबैक था वो यही था कि लोग कैंसर को अभी भी इतनी बड़ी परेशानी मानते हैं या कर्ज मानते हैं कि आपकी लाइफ में आ गई है तो शायद अब आप उसको स्प्रेड कर दोगे। और ये मैं मेट्रो सिटी के लोगों की बात कर रही हूँ, जहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में हम लोग सोचते हैं कि कैंसर का बंदा आपके साथ रहेगा तो वो कुछ नेगेटिविटी लेके आपके साथ घूम रहा है। तो ये सोच बहुत गंदी है और इससे मुझे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा। बट अच्छी चीज़ इसके बीच में क्या हुई वो ये थी कि आपको रियलिटी पता चल जाती है कि जो हो वो आप हो, आप ही अपने आप को बचा सकते हो, आप ही अपने आप का ख्याल रख सकते हो। तो बेसिकली जो है वो सब कुछ आप हो। सो वहाँ पे जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि यार मैं ही हूँ, कोई नहीं है राइट लेफ्ट सेंटर, ठीक है, और मेरा परिवार है जो मेरा साथ दे ही रहा है, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हो। जैसे कि मेरा हुआ कि यार तुम इतनी सारी चीज़ों से बाहर आई हो ना, कैंसर से भी आ जाओगी। और एक वो जो थॉट था कि कैंसर कांट बी माई एंड, कैंसर तो मेरा अंत बिल्कुल भी नहीं है। सो वो थॉट ने मुझे बहुत हेल्प करी आगे बढ़ने के लिए। इनफैक्ट आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, आप सॉरी मैं आपके इनके एक बात से डिसएग्री करती हूँ, जो ये किसी को बताना नहीं चाहिए, जो सोसाइटी हमारे ऊपर बदल या संसार, समझा मेरी बात। नहीं जो था बताने से मेरा मतलब है कि मैं कुछ और होता तो नहीं बताती। नहीं, ज्यादा जो लोग ऐसे दिखाते हैं ना कि कैंसर है, तो उन लोगों के सामने मैं अपने आप को हाँ नहीं बताती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका लोग अगर मान लो किसी को जरूरत है, मुझे लगता है कि अगर मैं इसको अपनी जर्नी बनाती हूँ और ये इससे एनकरेज होगा और इसके लिए लाइफ इजी हो जाएगी, तो उसे मैं जाके जरूर आई थिंक उनका जो एंगल है वो कहना चाहते हैं कि वो एक दया का पात्र नहीं बनना चाहते। नहीं मैं समझ दया रही का हूँ, पात्र लेकिन मुझे बनने ऐसा के लिए लगता मैं है कि किसी को दया नहीं का बताऊंगी। पात्र क्यों बनना है, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, ये हमारी वीकनेस नहीं है, हमने लड़ा है इससे बाहर आने के लिए। हमारी वो नहीं है, ये लोगों की सोच है। नहीं मैं आपकी सोच की बात नहीं कर रही, रुक जाइए। नहीं
मैं आपकी सोच की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि हम मेरे हस्बैंड मुझे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं लाइफ में तूने इतना स्ट्रगल किया है कि तू तो योद्धा है। समझ और गई ये मैं। जो मार्क्स होते हैं ना, ये योद्धाओं के चेहरे नहीं पे मैं होते कुछ हैं। और बोलना That's चाह true, रही हूँ that's हस्बैंड true. के वर्ड्स होते हैं कि हम लोग जब ना- कभी, मतलब वो मुझे बोलते हैं हाँ। कि योद्धा जो होते हैं ना, ये मार्क्स जो होते हैं ना, ये योद्धाओं के बिल्कुल सही चेहरे पे बोलते होते हैं हैं। वो। क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और ये नहीं है कि फाइनेंशियली मेरी कंडीशन बहुत अच्छी थी। इवन मेरे हस्बैंड ने अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन होती है वो मेरे ट्रीटमेंट के लिए सेल की। तो वो देखो, एक वो तो मेरे बेटे का सपोर्ट था जो कि हमने ख़त्म किया। तो वो कहते हैं अरे कोई नहीं, जो है ठीक है, जो है हमारे पास वो है, हम साथ में हैं, साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर ऐसे फेस के साथ मैं घूम रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कमज़ोर हूँ। नहीं वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि सोसाइटी का हमें वो प्रेशर लेना भी नहीं क्योंकि चाहिए, इवन हमारी जिंदगी की- मेरी भाभी ने मुझे क्या बोला था, दीदी अगर आपकी जगह मैं होती ना तो मैं तो कभी सर्जरी ना कराती, मैं तो मर जाती। जी। उसने मुझे ये वर्ड्स बोले, कह रही पर आप इतनी स्ट्रांग हो कि आप कर सकती हो, आप सब कुछ कर सकती हो। एक्चुअली क्या होता है ना, जब लाइफ में इतना कुछ आप देख लेते हो, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो जाती है, तो आपके पास चॉइस नहीं बचती है सबसे पहली बात तो। और जब चॉइस नहीं बचती है तो आपको एक चीज़ पता चलता है कि आप ही हो अपने हीरो, आप ही हो जो अपने आप को संभाल सकते हो। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आंचल आप क्या कहते हैं हीलिंग ले लीजिए, या फिर आप किसी और सर्वाइवर से मिल के आइए जिनसे आपको मिल के पॉजिटिविटी मिलेगी। इनफैक्ट मैं किसी से मिली भी, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बट वो इतनी डर चुकी थी कि उन्होंने मुझे सारे ट्रीटमेंट से डरा दिया। उन्होंने मुझे बोला आपका रेडिएशन होगी तो आपकी बॉडी में दूसरा ऑर्गन भी डिफेक्ट होता है, देन आपको अगर कीमो है तो वो भी पेनफुल है। सारा प्रोसीजर इतना पेनफुल तरीके से मुझे बताया गया कि मैं बाहर आई तो मैंने उनको फ़ोन करा जिन्होंने मुझे भेजा था उनके पास। मैंने कहा भाई इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो और आप डिसाइड कर लेते हो कि कैंसर है और कैंसर एक बीमारी है जो कि आज की डेट में क्योर हो सकती है, लेकिन हमारे पास क्या है कि इतनी नेगेटिविटी है सराउंडिंग। एक चीज़ और मुझे हेल्प करी इसमें मेंटल उसको मेरे ठीक रखने के लिए, वेलबींग को। डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, गूगल और पीपल, दो चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री का ज्ञान तो मिलेगा, साथ में जो रिज़ल्ट आएगा ना वो हमेशा फेल का आएगा। तो मैंने वो चीज़ आज तक मैंने अपने कैंसर को, उससे रिलेटेड सिम्टम्स को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मैंने कभी गूगल नहीं किया। आपने बहुत बड़ी अच्छी चीज़ बताई है। मैं आई थिंक दर्शकों को भी बोलना चाहूँगा कि आजकल तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, तो प्लीज़ अपने सिम्टम्स को, अपनी बीमारी को प्लीज़ मत गूगल करें, और एक क्रेडिबल जगह से जो है, पहले आपके डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जाकर जो है आप कंसल्ट करिए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एज अ सर्वाइवर भी हम लोग अपनी जर्नी, अपना इमोशन शेयर कर सकते हैं, ना कि हम उन लोगों के साथ अपनी मेडिकल जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक गलती है कि जब कोई डायग्नोज होता है वो सीधा सर्वाइवर के पास जाता है, या फिर वो किसी बाबा के पास जाता है, या फिर किसी और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे जाता है। तो इतना ज़्यादा मेंटली वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है कि जो उसको जो चीज़ बताता है वो उसको सही लगती है, क्योंकि इस टाइम पे उसकी लाइफ की बात है। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। मेरे को ये भी बोला गया कि मेरे जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर कोई केस चल रहा है और ये तो बिल्कुल बेकार डॉक्टर है। बट अगेन मैंने कहा कि एक सेल्फ सेंस भी होता है ना, अगर आप उसमें फोकस करो या थोड़ा सा आप काम रहो तो ये भी बहुत हेल्प करता है आपको। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आज एक के पास जा रही हूँ, एक का मुझे आपसे पता चल गया, अब अगर दूसरे के साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो और उनका मुझे ना पता हो तो मैं उनको भी ट्रस्ट करूँगी। तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि मैं ट्रस्ट करके मैं इन्हीं से पूरा ट्रीटमेंट लूँगी और इन्हीं के साथ मैं अपना जो ट्रीटमेंट है वो कैरी फॉरवर्ड करूँगी। वो मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा डिसीजन रहा। जी, और अगर मैं आपकी बात करूँ कि आपकी लाइफ में जो आपने अपनी मेंटल वेलबींग को और अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बना के रखा, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। मेरा जब डायग्नोज हुआ तो मेरा तो माउथ का था, सब डॉक्टर्स सीधा मुझसे यही क्वेश्चन पूछते थे, आप क्या लेती थी, आप ड्रिंक करती थी या आप स्मोकिंग करती गुटखा थी, लेते थे या कुछ भी आप ऐसे हाँ, सब्सटेंस तो मैंने चबाते कहा थे? मैं तो इवन सौंफ भी नहीं खाती हूँ। तो उनको लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट और मेरे हस्बैंड को लगा कि हम 4-5 डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेते हैं। इवन हम एम्स में भी गए, सभी का ये क्वेश्चन होता था, और सेकंड टाइम सबका कहना होता था आपकी सर्जरी होगी, आपका फेस ख़राब हो जाएगा।
तो यहाँ राजीव गांधी में जब मैं हॉस्पिटल में गई, उन्होंने सीधा इतना मतलब होता है ना एक रूडली तरीके से ऐसे बोला कि देख लो आपका फेस ख़राब हो जाएगा। अब मैंने ही उनसे फिर क्वेश्चन किया कि ठीक है, आप मुझे सेकंड ऑप्शन दीजिए कि मैं सर्जरी नहीं कराऊं और आप मुझे ठीक कर देंगे। तो उनके पास इसका ऑप्शन तो कुछ भी नहीं था। बट ये है कि ये तो मुझे मालूम था कि मेरा फेस ख़राब होना है और मुझे इसी फेस के साथ रहना है। बट मेरे हस्बैंड का कहना है कि जो योद्धा होते हैं वो स्कार्स लेके ही घूमते हैं अपने फेस पे। तो मैं अपने आप को एक योद्धा मानती हूँ। अगर मैं इस फेस से बच के आई हूँ, मैं ही नहीं हूँ, जो भी इससे फेस से आप दोनों गुजर के आते हैं और वो मतलब किसी को एनकरेज कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में तो वो सबसे बड़ा योद्धा है। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही। मैं आप दोनों से ये चीज़ पूछना चाहूँगा। पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि देखिए, भले आपकी ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ या मैं आपकी ओरल कैंसर की बात करूँ, तो महिलाओं के लिए आई थिंक नॉट जस्ट वुमेन, आई थिंक हर किसी के लिए जो उनकी बॉडी शेप या इमेज होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। आपके केस में देखिए, बाल अगर झड़ जाएं तो दोबारा आ जाते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि इस ट्रीटमेंट में जब उनको कहा जाता है कि ब्रेस्ट हटानी पड़ेगी, तो एक स्त्री के लिए जो है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसमें जो है हाउ डू दे डील विद इट, या आपके केस में ही हुआ तो वो आपने कैसे डील किया, वो आप मुझे प्लीज़ बताइए। मेरे केस में एक तो मेरी ब्रेस्ट पूरी नहीं हटाई गई। हालांकि जब डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमेशा उनका ये होता है कि हम ये डिसाइड करेंगे जब आप ओटी में जाएंगे, क्योंकि उससे पहले उनको नहीं पता कितना इफेक्टेड एरिया है, पूरी ब्रेस्ट निकालनी है या पार्ट ऑफ ब्रेस्ट निकालना है। तो मेरे केस में भी मुझे प्रिपेयर किया गया था मेंटली कि आपकी पूरी ब्रेस्ट निकाली जाएगी एंड रेस्ट अगर कुछ अंदर जाके हमें डेवलपमेंट लगती है तो हम लोग इसको सेव कर पाएंगे। तो वो एक मेंटली ऑफकोर्स होता है एज अ फीमेल, जैसे आपने बोला है तो एक पार्ट है बॉडी का, ऑर्गन ही है, लेकिन कहीं ना कहीं फीमेल के लिए एक ये होता है कि क्या मैं किसी और औरत से कम हो जाऊंगी दिखने में। आप समझ रहे हैं, ये जो ट्रॉमा होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे जो चीज़ समझाई वही, ये अगेन आप डिसीजन तब ले पाते हो स्ट्रांगली जब आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। डॉक्टर्स ने मुझे जो सजेस्ट किया, उन्होंने बोला बेटा देखो, तुम्हारे लिए लाइफ ज़रूरी है या इस टाइम पे ब्रेस्ट ज़रूरी है। अगर तुम ये सोच के ओटी में जाओगी तो तुम जब बाहर आओगी ना, तुम बहुत खुश बाहर आओगी। तो मैं जब गई ओटी में, मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मैं बाहर आई तो मुझे पता चला उन्होंने मेरी ब्रेस्ट का सिर्फ एक 1/3 पार्ट है जो निकाला है इफेक्टेड एरिया। बाकी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मेरा जो फेस था, 10 दिन तक मेरे डॉक्टर बोलते हैं ये पेशेंट थी, 10 दिन के बाद पता नहीं इसको क्या हो गया। 10 दिन के बाद ऐसा हो गया था, आई यूज़ टू वेयर माई बेस्ट मेकअप, जो सबसे अच्छा मेकअप है वो लगा के जाना। मैं विग नहीं पहनती थी, मैंने कहा मैं क्यों पहनूं, मेरा पेन सर का इतना ज़्यादा है, इतना सेंसिटिव हो जाता है, जो हेड है हमारा, पूरी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। जुलाई का टाइम और वो पीक समर और वो पिगमेंटेशन, स्वेटिंग, ये वो। तो मुझे याद है मैंने एक दिन के लिए विग पहनी थी और मैं किसी इवेंट पे गई थी और वहाँ पे 80 से 90 लोग थे कम से कम, और मुझे दर्द होना शुरू हुआ, इतना ज़्यादा ट्रिगर हुआ कि मेरे को बैक में पेन, मेरे शोल्डर्स में माइग्रेन हो गया। अब मैं सोच रही हूँ, एक ऐसे नज़र घुमाई मैंने, ये 80-90 लोग कौन है ये, शायद मैं तो इनको जानती भी नहीं और आज के बाद हो सकता है मैं इनसे कभी मिलूँ भी ना। मैंने सबके सामने विग उतारी एंड आई जस्ट होल्ड माई हेड लाइक दिस। मैंने कहा ओह गॉड व्हाट अ रिलीफ। उसके बाद मैंने विग कभी नहीं पहनी एंड मेरे पास एक स्कार्फ था जो मेरा कैंसर बडी बन गया। आई ड्रेस अप, साड़ी के ऊपर, सूट के ऊपर, जीन्स के ऊपर मैं बस वो स्कार्फ पहनती थी एंड आई स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट, यू नो। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज़ करे, बहुत सारे फ़ोटो शूट करे विद माई बर्निंग बॉडी, पूरा का पूरा। ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं मुझे सर्जरी तक इतना प्रिपेयर कर दिया था, जो होगा वो तेरे साथ अच्छा होगा। जी, वेरी वेल सेड। अगर मैं आपकी बात करूं तो देखिए, जैसे इन्होंने ब्रेस्ट की बात कही, फेस जो है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। चेहरा जो है वो सबसे पहले कहा जाता है कि नज़र इंसान की वहीं जाती है। आपके केस में जब आपको पता चला कि आपका फेस जो है उसके साथ भी जो है वो उस ओरिजिनल शेप में नहीं रहेगा, चीज़ें ख़राब होंगी, आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था? मुझे जैसे कि पहले तो डॉक्टर्स ने कहा था कि हम सिर्फ अंदर से जॉ निकालेंगे जितना इफ़ेक्टेड होगा, हम आपका गाल मतलब नहीं टच करेंगे। बट जब सर्जरी हुई तो अंदर
उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा फैल चुका था, शायद डॉक्टर्स के अनुसार तो हो सकता है वो 4th स्टेज तक आ गया हो। तो उन्हें काफ़ी कुछ हिस्सा निकालना पड़ा, उन्हें मेरी चेक्स भी निकालनी पड़ी और सर्जरी भी काफ़ी लंबी चली। बाकी प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपकी बोन लेंगे, स्किन लेंगे और फ्लैप लगा देंगे, उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने फिर मैंने जैसे बाद में जाती थी मैं स्टिचेस वगैरह कटाने के लिए, तो मैंने उनको बोला भी कि डॉक्टर साहब कब तक ठीक होगा? तो उन्होंने कहा देखो मैम ऐसा है, हम भगवान की तरह सेम वैसा तो नहीं बना सकते, हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब जैसा है जो है उसको एक्सेप्ट करके अपनी आगे की लाइफ तो जीनी है। और मैं तो सोचती हूँ कैंसर से पहले मैं शायद औरों के लिए ज़्यादा सोचती थी, अब मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मुझे जीना है, मुझे अपने लिए जीना है, जो मुझे अच्छा लगता है मुझे वो करना है और जिसको जो समझना है वो समझते रहे। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपने फेस के साथ खुश हूँ, जैसी हूँ जो है ना वो बहुत बड़ी बात है जी। और वो मैंने शुरू में ही एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे ऐसे ही रहना है। इवन जब मैं फर्स्ट टाइम मिरर मतलब देखने मैं वॉशरूम में गई थी तो मेरी मम्मी को था कि ये फर्स्ट टाइम अपना फेस देखेगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। मैं ऐसे ही गई, मेरी नज़र बाई चांस ऐसे मिरर पे पड़ी तो सारा फेस ऑलरेडी इस पर स्टिचेस वगैरह सब, तक तो ब्लैक भी बहुत ज़्यादा था। आई मैं वापस इजीली तो मम्मी ने जैसे पूछा सिस्टर से, इसने अपना फेस देख लिया? तो मम्मी कह रही हाँ ये अभी तो वॉशरूम से आई है तो देख ही लिया होगा। तो मैंने उनको कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया कि मेरा फेस ख़राब हो गया है या मैं अब आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो पूरा जर्नी थी या भी आपने जब ये ट्रीटमेंट के वक्त आपकी लाइफ में आपकी उस जर्नी का सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट जो घटना थी वो क्या थी, वो आप प्लीज़ व्यूअर्स के साथ में शेयर करिए। मेरी लाइफ का सबसे जो टफ मोमेंट था वो यही था कि ऑल ऑफ द सडन एक तो बहुत सारे लोगों ने जो मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया, तो मुझे लगा कैंसर है या कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं कैंसर किसी को ट्रांसफ़र तो होता नहीं है। आज भी हम दिल्ली जैसे शहर में अगर ये मानते हैं कि कैंसर है, आजकल ना बहुत पॉजिटिविटी के नाम पे ना बहुत नेगेटिविटी सर्व हो रही है लोगों को। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताती हूँ, आप उन लोग ऐसे कोट्स आते हैं, आप उन लोगों के साथ मत रहिए जिनकी लाइफ में हमेशा कुछ बुरा हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरी लाइफ में कुछ स्ट्रगल है, मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस है, वो आपकी लाइफ में कैसे उनको मैं ला सकती हूँ? मतलब ही नहीं है उसका। तो मेरे लिए ये सेटबैक था कि कैंसर के साथ साथ आपको सोसाइटी का एक नया चेहरा देखने को मिलता है। उसके अलावा बाकी तो मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई है। मैं कहती हूँ कैंसर मेरी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह आया, बिकॉज आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ। उसने मुझे कैंसर के बीच में जब बाल नहीं थे, आईब्रोज नहीं थी, चेहरा काला हो गया था बिल्कुल, उस टाइम पे उसने मुझे प्रपोज किया। तो कैंसर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जी, अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि वो एक सबसे टफेस्ट घटना या चीज़ आपकी लाइफ में ड्यूरिंग दैट बैटल हुई तो वो क्या थी? मैंने आपको पहले भी जैसे बताया टफ़ होगा शायद मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के लिए होगा। मुझे कभी ऐसा टफ़ मतलब फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ये सिचुएशन मैं कैसे फेस करूँगी। आंचल, ये जो कैंसर है आज भी जो है ना, इसके साथ बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारे इंडियन सोसाइटी में जुड़े हुए हैं। आज भी जो टियर 2 टियर 3 शहर हैं, मैं उनमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे आपके केस में भी हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आई वॉन्ट यू टू बर्स्ट द कॉमन मिथ्स विच आर सराउंडेड और विच आर अराउंड कैंसर। जी, पहली चीज़ तो ये है कि जो मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता देती हूँ। लोगों को लगता है कि कैंसर होने के बाद में उनकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर नहीं आ सकता है। मैं लिविंग एग्जांपल हूँ आपके सबके सामने। मुझे ऐसे टाइम पे पार्टनर मिला, ऐसे टाइम पे प्यार मिला जब शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक लड़की जो अपनी वर्स्ट लुकिंग सिचुएशन में है, जिसको मतलब आप समझ लीजिए कोई देखे तो ये डर जाए कि ये शायद बचेगी या नहीं बचेगी उस कंडीशन में, और एक इंसान आता है और वो कहता है मुझे अपनी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है। तो ऐसा नहीं है कैंसर आने के बाद किसी की लाइफ में प्यार नहीं आ सकता है, प्यार मिल सकता है, बट उसके लिए आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को पीछे रखते हैं, बिकॉज आई थिंक ही इम्प्रेस्ड विद मी बिकॉज आई वॉज चैरिशिंग माई मोमेंट। जो कैंसर के बीच में भी कभी भी किसी ने मुझे बिना स्माइल के नहीं देखा। मेकअप पहनना,
इस कपड़े अच्छे अच्छे पहन के हॉस्पिटल जा रही हो, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं क्या चल रहा है, इसको कैंसर 10 दिन तक था। तो आई थिंक वो सेलिब्रेशन अपने आप के लिए जब आप करते हो ना, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, वो दूसरे तक पहुंचती है एनर्जी, तो वो बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट जो मिथ है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, लाइफ इज़ अनसर्टन। लोगों को लगता है कि इनको कैंसर है तो शायद, या मुझे कैंसर है तो हम लोग जल्दी मरने वाले हैं, दुनिया ख़त्म, इनकी दुनिया ख़त्म, लोगों को ऐसा लगता है। बट मैं आपको एक क्लियर बात बताती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, हमें रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है कि भैया हमारी एक्सपायरी आपसे पहले है। आज के डेट में लाइफ का ये नहीं पता कि कौन कब जाने वाला है, किसकी लाइफ में क्या होगा। मैं अपने मामा जी को खो चुकी हूँ जो मेरी एज के थे, कार्डियक अरेस्ट से अभी कुछ टाइम पहले, उनको कैंसर नहीं था, हेल्दी पर्सन। तो ये एक मिथ है कि कैंसर हो गया तो आप जल्दी मरने वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। मैं कहती हूँ लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। सेकंड मिथ एक और है जो मैं बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जो मैं कैंसर सर्वाइवर्स के साथ में रहती हूँ, बच्चा अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा जो सड़क पे है, अगर उसको कोई घर मिल रहा है, मैं कहती हूँ उसको अडॉप्ट करने के बाद में चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन उस बच्चे को तो घर मिल गया ना, उसको तो लाइफ मिल गई ना। तो ये चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं जो कि मिथ है, और वो मिथ प्लीज़ आप अपने दिमाग से निकालो कि हम लोग नहीं है, मतलब आपने कैंसर आके चला गया इसका मतलब एंड नहीं है हमारी लाइफ का। सेकेंड मिथ लोगों को, जो यंग लड़कियां हैं, अभी मैं किसी और से बात कर रही थी, मैं आपको बताती हूँ, यही कंसर्न था मेरा। यंग लड़की है रिचा, उसी की बात कर रही हूँ, उसका फ़ोन आया, सेकेंड टाइम कैंसर सर्वाइवर, फादर को खो चुकी है, जॉब रिजेक्शन। जॉब पे अगर प्राइवेट कंपनीज़ में आप डाल देते हो इंटरव्यू के टाइम पे कि आप सर्वाइवर हैं, आपका रिजेक्शन हो जाता है मोस्ट ऑफ द जगह से। अच्छा। तो उसने मुझे क्या कितनी बड़ी बात बोल दी, अभी 2 बजे रात को फ़ोन करके कहती दीदी क्या मैं जहर खा के मर जाऊँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ बेटा? कहती पापा जा चुके हैं जिनके ऊपर मैं डिपेंडेंट थी, जॉब मुझे रात की करनी पड़ रही है जो कि मेरे लिए एज ए सर्वाइवर ट्वाइस एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। थर्ड इज़ आई कांट मैरिड, क्योंकि कोई बंदा मुझसे शादी करेगा ही नहीं, वो क्यों शादी करना चाहेगा। बच्चा मैं अडॉप्ट कर नहीं सकती जिसके लिए मैं काम करूँ और अपनी लाइफ डेडिकेट करूँ कि यार मेरे पास कुछ है जीने के लिए, कोई होप है मेरे पास कि जिसके लिए मुझे जीना है। तो ये सारी चीज़ें ना, हमें इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। True. मतलब जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई मिथ्स हैं जो आप बस्ट करना चाहेंगे कैंसर से जुड़े हुए? मैं तो ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर किसी को एक बार कैंसर हो गया तो उनके साथ ऐसे बिहेव ना करें कि जैसे कि अब उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनको कमरे के अंदर बंद रहें, वो उनको बाहर नहीं आना है बिल्कुल भी। और अपना ऐसे ध्यान रखें कि बस अब वो जाने वाले हैं। अब जाने का तो देखो किसी को कुछ पता नहीं होता है, कौन कब चला जाएगा। जीवन के साथ तो मृत्यु साथ साथ लगी रहती है, सबके साथ है वो। सिर्फ कैंसर जो सर्वाइवर्स हैं या जिनको कैंसर हो गया है वही इस दुनिया से चले जाएंगे और बाकी सब मतलब यहाँ रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। और एक दया, मतलब कैंसर अगर किसी को हो गया उसे आपकी दया की ज़रूरत नहीं है, उसे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत है। इवन मैं तो कहूँगी कि ऐसे लोगों के लिए, जैसा अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कोई स्टेप लेना चाहिए कि देखो उसे भी ज़रूरत है। अगर उसको कैंसर हो गया तो उसको नॉर्मल आदमी से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसे अपना ट्रीटमेंट भी कराना है। आप सोचिए उन्होंने अपना वेट लूज कर दिया, शी इज 33 kgs नाउ, 33 4 ईयर ओल्ड वुमेन। तो अब वो उसको डे में जॉब नहीं मिल रही है, वो क्या करेगी डे में अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो। और जो लोग कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए उन्हें आगे आना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि कैंसर कोई वो आपका जीवन का एंड नहीं होता है। हो सकता है एक न्यू लाइफ आगे खड़ी हुई है, या आपको आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, इसलिए ईश्वर ने आपको ठीक करके वापस इस जमीन पे जैसे आप दोनों कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो कैंसर से जूझ रहा है, जिसके लाइफ में शायद कोई परिवार में कोई नहीं है, फ्रेंड्स नहीं हैं, तो क्या कोई ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर वो अप्रोच कर सकते हैं सोशल मीडिया पर? तो मुझे आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। वी रन कैन हील कम्युनिटी हमने इसी चीज़ के लिए बनाई है, और ये सारे लोग पार्ट है उस चीज़ का। जब आप सोचिए उस लड़की को सुसाइडल थॉट आया, शी कॉल मी फर्स्ट कि आंचल दीदी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
लेकिन मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, बेटा मरना क्यों है, मरना तो 1 मिनट का काम है ना, एक बार दोबारा चांस दे के देखो अपने आप को। अगर आप नहीं जीना चाह रहे हो तो डेडिकेट योर लाइफ टू अदर कैंसर तो पेशेंट। इंडिया में जो भी कोई आपको देख रहा है तो जी। वो कैसे अप्रोच करे, आप मुझे वो बताइए। सो कैन हील कम्युनिटी है हमारी, जिसका इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सिंपल काम है, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोग जिनको परिवार की या कम्युनिटी की ज़रूरत है, जो उनको समझ पाए, हर महीने हमारा एक मीटअप होता है जहाँ पे लोग आते हैं, डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी होती है, हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कि हम सर्वाइवर है, हमारी लाइफ में बुरा होना है कुछ, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेलली हम लोग बहुत अच्छे कैंपेन करते हैं, जैसे अभी हमने एक साड़ी ब्रांड के साथ कैंपेन किया है और सारे सर्वाइवर्स ने बॉम्बे जाके फ़ोटो शूट किया उनके साथ में। देवर लाइक 50 साल की एक लेडी है निधि, उन्होंने मुझे बोला, आंचल मुझे लगता ही नहीं था कि मैं 50 साल में मॉडलिंग कर सकती हूँ, यू नो। तो हम इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आगे लेके आते हैं। करेक्ट। अब मैं आपसे पूछूं रजनी जी कि जब आपका कैंसर से जो सर्जरी ख़त्म हुई और आप जो थे वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी के अगले पड़ाव में, तो आपने अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में, अपने रहने के अंदाज में, आप कितना सोते थे पहले, क्या बदलाव किए और क्या क्या करने पड़े, आप मुझे उसके बारे में बताइए। जैसे कि मेरा तो ओरल है, तो मुझे तो अपना खाने पीने का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ऑब्वियसली, कि मैं हर चीज़ नहीं खा सकती। और बाकी तो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके डाइटिशियन और जो डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि आपके लिए क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो आपने क्या क्या खाना बंद किया, आप मुझे अपना बताइए। मैं तो अपने, जैसे कि मुझे अमरूद बहुत पसंद है, मुझे बेर बहुत पसंद है, मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, वो सब मैं नहीं खा सकती अब। अच्छा। हाँ बट क्योंकि एक्चुअली इधर से तो प्रॉब्लम है, रेडिएशन की वजह से इधर के टीथ भी काफ़ी मतलब डैमेज हो चुके हैं। तो मुझे तो दलिया या दाल चावल इस टाइप की चीज़ें लेनी होती है। थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, घर का काम मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद करूँ, जिससे कि मैं खुद एक्टिव रहूँ। और अपने घर का खाना मुझे खुद बनाना, एक तो अपने हाथ से जो हम बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा बनता है। very true. और दूसरा साफ़ शुद्ध खाना होता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जी। बाहर का खाना देखो हमें नहीं मालूम वो कैसे बना रहे हैं क्या। फिर इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ दूँगी कि इमोशनली उस आदमी की क्या कंडीशन है। हम बनाएंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बनाएंगे। अच्छे इमोशंस के साथ में बनाया हुआ खाना लगता भी है शरीर को, फिर वो अंदर भी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। अगर मैं आपका पूछूं तो आपने अपने लाइफस्टाइल में और आपके खान पान में आपने क्या चेंजेस किए? मैंने अपने खान पान में जो चेंजेस किए हैं वो यही है, बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक सबसे इजी थ्योरी है कि आप वही बैक टू बेसिस में आप टाइम से सोना शुरू कर दो, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है आज की डेट में। हम लोग रात को 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, और मुझे लगता है स्लीपिंग जो है ना, सोने का जो टाइम है वो एक तरीके से हीलिंग ही हो रही होती है हमारी बॉडी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्लीपिंग पैटर्न करेक्ट किया, फूड हैबिट्स करेक्ट की, बाकी मैं खाती सब कुछ हूँ। थोड़ा थोड़ा अगर मेरा मन करता है मुझे मीठा खाना है या कुछ बाहर का फूड खाना है, मैं सब कुछ खाती हूँ, बट थोड़ा कंट्रोल करके। करेक्ट। साथ में एक्सरसाइज होती रहती है, पार्टनर डांसर है, हेल्थ अच्छा। में है, इज़ अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर 50 आवर्स नॉन स्टॉप डांसिंग, तो वो एक इजी हो जाता है। कभी भी रात को उठे 2 बजे 1 बजे डांस करने लग गए आपका कार्डियो भी हो गया। कार्डियो भी हो गया साथ में। देन काफ़ी कुछ होता है। योगा बहुत रेगुलर है मेरा सुबह का, वो मैं करती हूँ। तो एक चीज़ ये है जो मैं बोलना चाहती हूँ, खान पान की नहीं, हम लोगों को अपनी लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद लेनी पड़ेगी। हम लोग ना हमेशा डिपेंडेंट हैं दूसरों के कहने पे, दूसरों की मोटिवेशनल स्टोरीज पे, और जब मेरे साथ हो जाएगा तो मैं तभी आगे आके रिस्पॉन्स करूँगा कुछ अपने लिए। तो बस बहुत हो गया। अब इतना ज़्यादा कैंसर घरों में जा रहा है, हर एक घर में, हर एक किसी को, बच्चा क्या बड़ा क्या, कोई एज का बैरियर नहीं रह गया है अभी। तो कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में मैं हूँ और मेरी लाइफस्टाइल बहुत गलत है, वो मेरे आने वाले बच्चे को इफ़ेक्ट करेगी। वो कैंसर जो है उस बच्चे में इसीलिए आता है क्योंकि पेरेंट्स का लाइफस्टाइल बहुत गंदा रहता है। तो इट्स हाई टाइम हम सब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए आज की डेट में। वेरी वेल सेड। रजनी जी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आज से कुछ साल पहले जब आपको कैंसर नहीं था और आज आप जब कैंसर को पछाड़ के एक योद्धा बनकर आप गर्व से यहाँ पर आए हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आपको वापस उस
ज़िंदगी में जाना पड़े जहाँ पे रजनी को कुछ नहीं हुआ था और अब जो है, आप अपने में क्या अंतर देखते हैं? मैं अब जो रजनी है मैं उसके साथ ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैं औरों के लिए जीती थी, हमेशा अपनी लाइफ मैंने कि इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, अपने आप को सबसे पीछे रखा। अब मैं वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, अब मैं वो खाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, या मैं वो काम करती हूँ कि जो मुझसे रिलेटेड है। इवन अगर मैंने अभी एक इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, अगर पहले वाली रजनी होती तो वो सोचती भी नहीं कि उसे वहाँ जाना है स्टेज पे, और अब जो रजनी है वो हर जगह जाने के लिए तैयार है, और इसीलिए मैं आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। उसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलूँगी, आपने बुलाया हमें। और हम आपको थैंक यू बोलेंगे कि आप जो है एक कैंसर को जीतने के बाद आप एक्चुअली में एक प्रेरणा है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन सब के लिए जो आपको इस वक्त देख रहे हैं। अब मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, अगर कोई मुझे नहीं पसंद कर रहा या मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो सब भाड़ में जाओ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। नहीं तो इसलिए मैं आज की रजनी को ज़्यादा पसंद करती हूँ। वेरी ट्रू। नहीं, आप ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हम सब लोग जो है ना कहीं इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये मत करो। बट आप जब लाइफ एंड डेथ वाली एक सिचुएशन से बाहर निकल कर आते हो ना, तब आप आई थिंक डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंस होते हो कि ये मैं हूँ, ये मुझे पसंद है और मुझे यही करना है। तो आपने बिल्कुल सही कहा एंड हैट्स ऑफ टू यू। आंचल, मैं अगर आपसे पहले वाली आंचल की बारे में जानना चाहूँ, वो आंचल जो उन फ्रेंड्स के साथ थी, उन रिलेटिव्स के साथ थी जिनके लिए काम करती थी, उनको सपोर्ट करती थी और शायद ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो आपके बुरे समय में आपका हेल्प करेंगे, वर्सेस कि आज की जो आप हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है, आप अपने आप को कैसे देखते हो? अगर आप कभी अपने आईने में देखते हो, आपको कभी यादें आती होंगी कि हाँ, वो पहली वाली जो थी आंचल वो थी और अब है। सो आपकी जर्नी या आपकी जो नई वाली जो आंचल है वो आप कैसे देखते हो? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जो रजनी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। लाइफ जो पहले थी वो ऐसी थी जैसे कि मशीन एक काम कर रही होती है, सुबह काम जाना है, शाम को वापस आना है, फिर दोस्तों से मिलना है। और क्योंकि मेरी एजुकेशन नहीं है बिल्कुल भी, मैं 8th ड्रॉप आउट हूँ और वहाँ से निकल के मुझे कई बार सोशलाइजिंग भी करना पड़ता था क्योंकि एजुकेशन कुछ नहीं थी काम पाने के लिए या कुछ भी आप वहाँ पे कोई नया जॉब पाने के लिए। तो वो सब चीज़ें अगर मैं देखूँ तो आज की आंचल बहुत अलग है। आज की आंचल बिंदास है, आज की आंचल लाइफ को सेलिब्रेट करती है, आज की आंचल अपने आप में इतना बिलीव करती है कि जो हूँ वो मैं हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। करेक्ट। तो मेरी जो लाइफ है वो इतनी खूबसूरत है और स्पेशली शोएब के आने के बाद में कि ऐसा लगता है कि भगवान प्लीज़, जो मेरी लाइफ 32 साल तक कैंसर आने से पहले थी वो शायद लाइफ नहीं थी मेरे लिए, ये है जो अभी शुरू हुई है। और अभी मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि मैं 8 साल की बच्ची हूँ जो लाइफ को सेलिब्रेट कर रही है, खेलती है, कूदती है, काम करती है। सेकंड इनिंग है मेरी। अच्छा, एक फाइनल मैसेज मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि जो आप देना चाहें उन सारे व्यूअर्स को जो शायद उनको किसी भी तरह का कैंसर है, या वो लोग जो शायद उनके परिवार में किसी को है और वो ये आपका पॉडकास्ट सुन रहे हों, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्योंकि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। तो योर फाइनल वर्ड्स फॉर देम। मेरे फाइनल वर्ड्स यही हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किए हैं कि एक तो आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, दूसरा आपकी फैमिली अगर आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास, मैं कहती हूँ डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपके पास 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स भी आप अपनी लाइफ के रो के मत बिताओ, ऐसे बिताओ कि वो आपके लिए भी मेमोरी बने और आपकी जो फैमिली है वो जब आपको याद करे तो खुश हों कि हमने अपना आखिरी समय इनके साथ बहुत अच्छे से बिताया। और मेरा तो कहना ये मान के चलो कि हम ठीक हो के जंग लड़ के आएंगे और एक नई लाइफ जिएंगे और नया मैसेज हम इस दुनिया को देके जाएंगे। और जब हम इस दुनिया से जाएं तो ऐसे जाएं कि लोग हमें हंस के विदा करें। वेरी ट्रू। सिर्फ ये मेरा सबके लिए यही मैसेज है और मेरा फैमिली के भी यही मैसेज है कि आप अगर किसी को हो गया है ठीक है, आप उसको जितना एंजॉय करा सकते हो उतना कराइए।
और जो पेशेंट है मैं उसको भी ये मैसेज दूंगी कि जैसा आपको डॉक्टर कहते हैं उन पे बिलीव रखिए। वो कोई आपको देखिए, डॉक्टर भी यही चाहेगा कि मेरा पेशेंट ठीक होके घर जाए, करेक्ट। वो ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर एक इमेज बने। Correct. तो इसलिए मेरा उनको भी, पेशेंट को भी, उनकी फैमिली को भी यही मैसेज है कि आप अपनी विल पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से और कोई भी जंग जीत सकते Very हैं। true. और जैसे मैं बैठी हूँ, आप भी इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, ठीक है? और उसके लिए ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। जी, आपका फाइनल मैसेज आंचल क्या होगा? मेरा फाइनल मैसेज यही है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है हम लोगों को। क्योंकि डर जो है ना, वो आपके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ना ख़त्म करने की तरफ जा रहा है, वो स्टार्ट नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि हम डर रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, एक डिनाइल में जी रहे हैं कि मेरे को कैंसर नहीं होगा। सैड है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में हर एक इंसान इस स्टेज पे है कैंसर उनकी लाइफ में आने के। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ का इंचार्ज बने और कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़े, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है और इसको जीना सीखें। वेरी ट्रू। आप दोनों के साथ बात करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी जो है वो, उन्होंने आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ दिए, ट्रबल्स दिए, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों ने जिस खूबसूरती से मुझे बताया और व्यूवर्स को बताया, और एक जो वाइब मिलती है दूसरों से, तो आप दोनों की वाइब्स जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत खूबसूरत है। और आई थिंक जैसा आप दोनों ने कहा कि जो आप दोनों की पहले वाली जो ज़िंदगी थी और आपको ये जो एक हल्का सा एक पॉज आया, उसने आपको रियलाइज़ करवाया कि अपने आप की सेल्फ़ इम्पोर्टेंस, अपने लिए वक्त निकालना, ज़िंदगी को जीना, ना कि ज़िंदगी के साथ भागना या उसके पीछे भागना ज़रूरी है। तो आई थिंक मैं व्यूवर्स आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आप किसी पॉज का वेट मत करिए। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में आप आज से ही, अभी से अपनी ज़िंदगी को उतनी ही खूबसूरती से जिए, कॉन्फिडेंस से जिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। अपने मेंटल हेल्थ का, अपने फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखें। और एक दिन तो देखिए सबको ही जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर कोई अमर होकर आए। सो जितने टाइम भी हैं आप उसको अच्छे से जिएं, और जब भी आप जाएं तो लोग आपको ऐसे याद रखें कि हाँ, वो इंसान एक खूबसूरत इंसान था जो इतनी मुश्किलों के बावजूद जो है वो मुस्कुराता रहा, और मे बी आप सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बन के जाएँ। अगर आपके अभी भी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।